Hello everyone, welcome again to live session of Manula classes. So I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So in today's newspaper, I will discuss the most important news from your examination point of view. Now we come to the first news, that is the general news. SBI U-turn, no ID card slip to swap 2000 notes is required. ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या था, पहले एक न्यूज आई थी कि भाई अभी जैसे आप लोगों को पता हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो 2000 के नोट हैं वो सारे नोटों को दोबारा से जमा करा लिया जाएगा एंड आरबीआई विल नॉट पब्लिश दीज नोट अगेन। ठीक है, तो बेसिकली रीजन बीइंग दैट कि बहुत ज्यादा करप्शन जो होता है, तो करप्शन में जनरली जो बड़े नोट होते हैं उनको ही यूज किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि 2000 के नोट्स को सरकार फिर से वापस लेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात मैं क्लैरिफाई आप लोगों को कर दूं कि ये लीगल टेंडर रहेगा और जैसा कि हम 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने पैसे जमा करा सकते हैं बैंक में, और अगर हमको जमा कराने पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सचेंज कराना चाहते हैं देन 20,000 रुपीज कैन बी एक्सचेंज बाई वन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल 20,000 रुपीज एक्सचेंज करा सकता है। नाउ क्वेश्चन वाज दैट अर्लियर ऐसा था कि जब हम अपने बैंक नोट को बदलने जाएंगे या 2000 के नोट को बदलने जाएंगे बैंक में, तो वी वर रिक्वायर्ड टू फिल अ स्लिप देयर इन द बैंक। ठीक है, लेकिन अब इसको मना कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने नोट को 2000 रुपीज के नोट को बैंक में एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो हमको कोई भी स्लिप नहीं भरनी है और ना ही हमको कोई आधार कार्ड या किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की फोटो स्टेट वहां पर देनी है। नाउ सीएम अपोजिंग ऑर्डिनेंस एज ही इज स्केयर्ड ऑफ प्रोब इनटू हिज गवर्नमेंट स्कीम। सो दिस न्यूज इज important and I will discuss the legal or the constitutional aspect of this news। तो मैं इस न्यूज का आपके साथ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ही डिस्कस करूंगा। सो व्हाट इज दिस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट? तो बेसिकली दिस टर्म ऑर्डिनेंस क्या होता है, पहले हम समझेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है एंड हाउ दिस ऑर्डिनेंस इज रेलिवेंट इन दिस न्यूज। तो बेसिकली रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डिसीजन दैट Delhi Civil Service is subject to control of the Chief Minister. Subject to control of Chief Minister. Chief Minister. जैसा कि आप जानते हैं कि there is a conflict of power between the Lieutenant Governor of Delhi and the Chief Minister of Delhi. तो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एंड इट हैज बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस। ये बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अभी क्वेश्चन ये था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो दिल्ली की सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस का मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि ऑफिसर्स हैं, वो किसके कंट्रोल में आते हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में आते हैं या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आते हैं? तो इस इश्यू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो दिल्ली के ऑफिसर हैं वो सारे चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ अब हम इसका एक दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट एंड दिस डॉक्ट्रिन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 141 of the Constitution of India। तो आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि एवरी डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द लॉज ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन देश का कानून होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये डिसीजन आया, इसका मतलब क्या है, एक नया कानून हमारे देश में बन गया। और कानून क्या है कि दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी है, दिल्ली के जो ऑफिसर हैं, दे विल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया था, ये दिया था इस आधार पर कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हम लोग अपनी पसंद की गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक है, जबकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो अपॉइंटेड पोस्ट है और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं इनको हम लोगों ने चुना है।
सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के अनुसार या एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के अनुसार सरकार जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऑफिसर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्टर, ठीक है। और मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and this legislative assembly is responsible to the or accountable to the people of Delhi. तो on this ground honorable Supreme Court has given this decision. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि that the BJP government or the party the central government is trying to bring an ordinance regarding this, that अब ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया जा रहा है। और ऑर्डिनेंस यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है, ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या करना चाहते हैं, ये ऐसा करना चाहते हैं कि नाउ दैट द दिल्ली ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, रादर इट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। लेकिन फिर उस कानून को अगर हम चैलेंज करते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि दिस लॉ इज अगेंस्ट इट्स ऑन डिसीजन इन एनी वे, देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फर्दर हैज पावर टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस कानून को वो फिर से खत्म कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस जो है बच्चों, ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी लॉ। तो बेसिकली जब हमको कानून की आवश्यकता होती है एंड आवर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, या जिन स्टेट में दो हाउसेज हैं उनमें से वो हाउस एक हाउस सेशन में नहीं है, दोनों हाउस सेशन में नहीं है, और हमको अर्जेंट कानून की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। तो मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में और गवर्नर आर्टिकल 213 में उनको पावर दी गई है कि दे कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, वो उस पर्टिकुलर मैटर पर ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकते हैं। अब जब ये ऑर्डिनेंस बना दिया जाएगा तो फिर ऑर्डिनेंस विल हैव द पावर ऑफ अ लॉ। तो मतलब लॉ ऑर्डिनेंस की पावर उतनी ही होती है जितनी की एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की पावर होती है या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून की पावर होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है, तो बेसिकली दे वांट टू नलिफाई द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वर्डिक्ट इन विच इट हैज सेड that the Delhi bureaucracy belong to the state, or state means the elected members like CM. Inside Delhi's Malkhana where crime evidence are stored. So basically this term Malkhana is important. You should understand this term Malkhana. तो बेसिकली मालखाना क्या होता है, मालखाना ये होता है कि जब पुलिस किसी भी पर्सन से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेपन सीज करती है या एविडेंस कलेक्ट करती हैं, तो ऑल दीज स्टफ मीन्स कोई वेपन हो सकता है, कोई करेंसी भी हो सकती है, कोई मेटल भी हो सकता है, कोई एविडेंस भी हो सकती है। तो all these are preserved or kept in a room or we can say that a place that is known as मालखाना। तो उसको प्रिजर्व करके मालखाने में रख दिया जाता है, और जैसे ही उस एविडेंस की आवश्यकता ऑनरेबल कोर्ट में होती है तो फिर मालखाने से उस एविडेंस को निकालकर ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है या ऑनरेबल कोर्ट को दिखा दिया जाता है। ब्रजभूषण सेज ही इज रेडी टू अंडरगो नार्को एनालिसिस। अभी हम समझ ले हैं ये टर्म व्हाट इज दिस नार्को एनालिसिस एंड व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। तो बेसिकली टर्म नार्को एनालिसिस क्या होती है कि जब हमको ये लगता है कि कोई पर्सन
झूठ बोल सकता है, ठीक है। सो उस पर्सन का नार्को एनालिसिस किया जाता है। नार्को एनालिसिस में क्या होता है कि उस पर्सन को कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिस मेडिसिन से वो सबकॉन्शियस हो जाता है, फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पर्सन उन क्वेश्चन का जो भी आंसर देता है वो उस पर्सन के अगेंस्ट एक एविडेंस होती है, ठीक है। तो दिस इज द टर्म रिलेटेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब क्वेश्चन ये है, देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रिगार्डिंग द दिस टर्म नार्को एनालिसिस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, देयर वाज ए केस नेमली सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस डिसीजन में, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर हम किसी का नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग टेस्ट उस पर्सन की कंसेंट के अगेंस्ट कराते हैं, so then it is the violation of his fundamental right under article 23 of the constitution of India, ठीक है। मीन्स अगर अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट से अपना नार्को एनालिसिस कराना चाहता है तो दैट इज ओके, ठीक है। और फिर जो भी स्टेटमेंट वो देगा, जो भी क्वेश्चन के आंसर आएंगे, वो क्वेश्चन के आंसर एज ए एविडेंस माने जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस किसी पर्सन का नार्को एनालिसिस उस पर्सन की कंसेंट के बिना करती है तो ये उस पर्सन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। नाउ हम ब्रीफ में समझते हैं व्हाट इज दिस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि नो पर्सन accused of any offense, no person accused of any offense can be compelled to be a witness against himself। क्या कहता है ये कि कोई भी पर्सन जो एक अपराध का दोषी है, तो यहां पर एक्यूज्ड होना उस पर्सन का जरूरी है। तो अगर कोई पर्सन विटनेस है किसी केस में तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर कोई पर्सन क्या है, एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मींस एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्सन, तो उस पर्सन को पुलिस किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाउंड नहीं कर सकती जिसका आंसर देने से उसको लगता है कि वो किसी क्रिमिनल केस में फंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी पर्सन के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है और पुलिस उससे पूछती है कि भाई आप उस पर्टिकुलर डेट में कहाँ थे, और उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने उस एक सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का तो वो किसी क्रिमिनल केस में फंस जाएगा, तो यहाँ पर लॉ कहता है कि वो बाउंड नहीं है ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 132। वो कहता है कि कोर्ट में ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस। तो मतलब अगर कोर्ट आपसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है या पुलिस आपसे, कोर्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पर अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, देन इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉ एडवर्स एविडेंस, एडवर्स इन्फ्रेंस अगेंस्ट यू। एडवर्स इन्फ्रेंस का मतलब यह है कि आप किसी ऐसी बात को छुपा रहे हैं जो कि आपको नहीं छिपानी चाहिए, ठीक है। नाउ मणिपुर मेहम मैन्युफैक्चर्ड सीज्म। अब बेसिकली क्या है, ये न्यूज थोड़ा कंट्रोवर्शियल में रही है मतलब, लेकिन हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो अभी रिसेंटली फ्यू डेज बैक मणिपुर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि वहां की जो मैती कम्युनिटी है दैट बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, वो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक। जिस डिसीजन के बाद वहां पर बहुत ज्यादा मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो वहां पर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट further clarified when the decision of honorable high court was challenged before honorable supreme court। तो honorable supreme court ने कहा कि high court does not have right
टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज एसटी और एससी। ठीक है, तो ये अब अगर हाई कोर्ट के पास ये राइट नहीं है तो राइट फिर किसके पास है? तो इसके लिए देयर इज अ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो पावर देता है प्रेसिडेंट को। तो ये आर्टिकल 340 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, अगर कोई पर्सन, ये उनका क्लेम है पर्सन का, ग्रुप ऑफ पर्सन का, किसी भी कम्युनिटी का, दैट दे बिलोंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी, तो अगर वो ये कहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं या हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करने चाहिए, हमको वो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिक्लेयर करो। तो नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 एन इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करते हैं तो वो इंक्वायरी कमीशन उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, जांच करता है उनके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की, है ना, और उनके जो अदर रेलिवेंट फैक्टर्स हैं जो कि उसको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में फॉल करने के लिए एसेंशियल है। अब अगर ये वो कमीशन रिपोर्ट देता है, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस कैटेगरी में रख देना चाहिए, तब प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करता है एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉ को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देयर इज आर्टिकल 31C means 371C of the Constitution of India. It gives special status to the मतलब special provisions regarding the state of Manipur. तो ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है मणिपुर की, उसमें से कुछ लोगों को एक कमेटी का पार्ट बना सकते हैं या कुछ लोगों की एक कमेटी बना सकते हैं, and that committee will have the right to manage or to take administrative decisions in the state of Manipur. ठीक है, so this is the important aspect of this news. Now 1 in 7 Indian primary school run by a lone teacher. तो ये बहुत ही important news है आज के न्यूज़पेपर में। so ये न्यूज़ कहती है कि 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल में से हर एक स्कूल में केवल एक टीचर है, ठीक है, एंड दैट वन टीचर मे नॉट बी द परमानेंट टीचर, रादर दैट मे बी द टेम्पररी टीचर, वो टेम्पररी टीचर हो सकता है। तो अब मिलियंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर स्टिल स्टडिंग इन सिंगल टीचर स्कूल एंड देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन, व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन। Basically, there was a decision of Honorable Supreme Court in the case of Mohini Jain versus State of Karnataka. ठीक है, in this case, Honorable Supreme Court held that the right to life under Article 21 of Constitution of India includes right to education. मीन्स जो हमारे आर्टिकल 21 में वर्ड लाइफ लिखा हुआ है उसमें एजुकेशन भी शामिल है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाई द एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन दैट, बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, और लाइफ जो वर्ड है वो एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। अब जो एक डिग्निफाइड लाइफ है, तो डिग्निफाइड लाइफ का मतलब एक सम्मान के साथ जीना, तो वो एक सम्मान के साथ जीने के लिए एजुकेशन बहुत ही एसेंशियल होती है। ठीक है, तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में रिकॉग्नाइज किया। इन परसुएंस ऑफ दिस डिसीजन देयर पार्लियामेंट पास्ड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है कि एवरी चाइल्ड जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, दैट चाइल्ड विल हैव द राइट टू गेट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो वो चाइल्ड जो है उसके पास ये राइट होगा, ये उसका फंडामेंटल राइट होगा कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करे। अब एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो बच्चों देयर इज अ 7th शेड्यूल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। तो सपोज दिस इज द 7th शेड्यूल और यहाँ पर 3 लिस्ट है। वन इज यूनियन लिस्ट, तो इसमें जो सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है, इन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। एंड कंकरेंट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, इन पर लॉ बनाने का जो राइट है दैट इज विद द बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन पर कानून बनाने का जो राइट है वो दोनों का है, मीन्स सेंटर का, उस पार्लियामेंट का भी है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस राइट टू एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड। तो क्योंकि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रोल पार्लियामेंट का ज़्यादा है या स्टेट लेजिस्लेचर का ज़्यादा है। तो सिंस इट इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट और स्कूल जो होते हैं वो हमारे स्टेट में ही होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पार्ट पर है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के पार्ट पर है। तो अगर स्टेट प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है या स्कूल में प्रॉपर या एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स नहीं है, नाउ सो स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारे देश में एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई बाय दिस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, दैट इट इज द ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी गार्डियन और पेरेंट्स टू सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल। ठीक है, तो अगर हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि उनके घर में अगर 6 to 14 ईयर का बच्चा है तो वो उस बच्चे को स्कूल में भेजें। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स। तो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि इन बच्चों के राइट वायलेट हो रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर एजुकेशन। नाउ वी कम टू जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली जीनोम क्या होता है, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसका ये ब्लूप्रिंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट है न्यूज आपके लिए कि इसमें जीनोम में कितने वो होते हैं क्रोमोसोम, तो यहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो 46 बैठेंगे और पेयर में काउंट करेंगे तो 23 होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, ए टी जी सी, ये 4 ब्लॉक होते हैं। और ये 4 ब्लॉक कई बार मतलब क्या करते हैं कि ये मिलियंस ऑफ टाइम एक दूसरे से मिले हुए जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली हर आदमी की जो डीएनए होता है वो एक डिफरेंट होता है। और जैसे इट इज कंपेयर्ड विद द आधार कार्ड ऑफ द पर्सन। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द जीनोम इज एन आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार। तो जीनोम जो है वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है जैसे आधार कार्ड। तो जैसे हमारे आधार कार्ड पर सबका एक यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है, सिमिलरली हमारा जीनोम भी जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, so that's all for today. I have discussed all the relevant news. ठीक है, I will come again with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.